हाँ, तो मुझे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे जो टेस्ट हैं उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। जो जॉब के लिए टेस्ट होंगे मेडिकल असिस्टेंट के, तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट, तो थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है? जब हम बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एनाटॉमी, और जब उसी बॉडी पार्ट के फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो कई लोग इसे एनाटॉमी कहते हैं और कई लोग इसे एनाटॉमी भी कहते हैं, लेकिन मैं एनाटॉमी कहता हूँ क्योंकि एनाटॉमी भी आप कह सकते हैं। तो पढ़ाई करनी पड़ रही है इसलिए ब्लॉग कम ही आ रहे हैं, कम ही बना रहा हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिल रहा है कुछ ना कुछ मैं बना रहा हूँ और कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मुझे भी मतलब अच्छा लगे जब मैं इस वीडियो को देखूँ, तो इसलिए। और आगे अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं कि और मैं इस पूरे दिन में क्या करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। अभी शाम हो चुकी है, तो अब मैं आप लोगों से करूँगा कुछ बातें और आपको बताऊँगा अपनी यादें। वैसे मैंने तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब यादें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन यादें किसे कहते हैं जो याद आती रहती हैं। तो मुझे अपना एक किस्सा याद आया जो मेरे साथ हुआ था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हुआ क्या था कि मुझे बचपन से ही जो कॉइन्स होते हैं और जो पुराने नोट होते हैं उनको कलेक्ट करने की आदत थी। ठीक है, वो मैंने रखे हुए थे और मैं स्ट्रगल कर रहा था, अभी तक कुछ हो नहीं रहा था। तो यूट्यूब चलाते चलाते मुझे पता चला कि मेरे पास जो 10 का नोट है, ठीक है, पुराना जो ओल्ड नोट है मेरे पास ₹10 का, उस एक नोट की कीमत है 5,000 रुपये। ठीक है, और कॉइन एग्जीबिशन लग रही है मुंबई में और एक नोट का प्राइस है 5,000 रुपये। मेरे पास 100 नोट पड़े हैं। ठीक है, और 100 नोट की कीमत है 5 लाख रुपये। अब अगर किसी को पता चले कि उसके पास जो 10 का नोट है वो 5,000 का है और 100 के 100 नोट 5 लाख के हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहाँ जाएगा। लेकिन पहले जाने से पहले, क्योंकि मेरे साथ पहले ही बहुत कुछ हो चुका था, तो मैंने सोचा कि जो कॉइन एग्जीबिशन होने वाली है और जो नंबर दिए गए हैं उस पर पहले मैं कॉल करके पूछ लूँ। तो मैंने उस पर कॉल किया, उनको अपने नोट का फ़ोटो भेजा और उनको पूछा कि इसका कितना प्राइस है। उन्होंने बोला कि इस एक नोट का प्राइस 5,000 ही है। तो मैंने बोला मेरे पास 100 नोट है, तो उसने बोला कि 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर उसके लिए आपको कॉइन एग्जीबिशन में आना पड़ेगा जो कि मुंबई में होगा। भाई जाहिर सी बात है, अब अगर ऐसा किसी को पता चले तो बजाएगा। मैं चला गया और सबकी किस्मत में पैसा नहीं होता है। ठीक है, मैं चला गया, मेरे पास पैसे थे, जोड़े हुए थे मैंने, और मैं चला गया अपने नोट बेचने के लिए। क्योंकि जो मैसेज था मैंने घर वालों को दिखाया, मेरे पास कुछ पैसे भी थे, तो मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे कॉइन एग्जीबिशन है, मैं जल्दी आ जाऊँगा घर पे। जैसे मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पैसे थे और अब ट्रेन से जाना सस्ता था और मुझे पता था ट्रेन से कैसे जाते हैं, तो मैं चला गया। काफ़ी सस्ते में मैं वहाँ पे पहुँच गया, जो पैसे मेरे पास थोड़े बहुत थे उससे मैं मज़े के साथ पहुँच गया। ठीक है, मेरे पास रहने खाने के सब कुछ था, तो मैं चला गया। अब मैं जब वहाँ पे पहुँचता हूँ, अगले दिन कॉइन एग्जीबिशन होनी है। ठीक है, एक दिन पहले ही, मतलब एक दिन ये नहीं कि घर पे मैंने यूट्यूब वीडियो देखी, वहाँ पहुँचने के बाद न्यूज़ आती है और वो न्यूज़ हर एक टीवी चैनल पे भी आई। क्या हुआ कि जो डंपिंग यार्ड होता है वहाँ पर पुलिस वालों ने 3 ट्रक पकड़े। किसके? वो ओल्ड वाले 10 रुपये के नोट के। तो अभी एग्जीबिशन स्टार्ट होना था, तो एग्जीबिशन स्टार्ट होने से एक दिन पहले मैं टाइम से मुंबई तो पहुंच गया, लेकिन एक दिन पहले डंपिंग यार्ड में वो 3 ट्रक पकड़े गए जिनके अंदर वो पुराने 10 रुपये के नोट थे। और उस वजह से क्या हुआ कि उन नोट की कीमत रातों रात 5,000 से 20 रुपये होगी। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने बोला कि वो जो तुम्हारा नोट है
उसकी कीमत अब 20 रुपये है, 5,000 नहीं है। और मतलब मेरे को पता था कि 20 हो गई है, पर मैंने सोचा क्या पता उनको ना पता हो, तो मैं चला गया। उन्होंने बोला तुमने न्यूज़ नहीं देखी क्या? सभी लोग वही न्यूज़ देख रहे हैं। मैंने बोला कौन सी? कह रहे हैं वो जो डंपिंग यार्ड में 3 पकड़े गए हैं ट्रक, 10-10 रुपये के नोट से भरा हुआ ट्रक था वो, 3 ट्रक पकड़े गए। उस वजह से इस नोट की कीमत अब गिर के 20 रुपये हो गई है। अगर कल लेके आते, तो मैंने बोला कि एग्जीबिशन तो आज ही थी ना, तो कल कैसे आता मैं? आखिर वो भी सही बात है। तो बोल रहे हैं कि अगर ट्रक नहीं पकड़ा जाता तो एक नोट की कीमत 5,000 होती और तुम्हें पूरे 5 लाख मिलते। लेकिन अब एक नोट की कीमत 20 रुपये है, तो तुम्हें पूरे नोट का 2,000 मिलेगा। मैंने सेल नहीं किए। मैंने बोला भाई ये दो जो मेरे पास नोट बचे हैं इनको मैं खर्च दूंगा, ठीक है, ऐसे भी डबल ही मिलने वाले हैं, कौन से, ठीक है। और ऐसे मैं रख लूँगा कुछ नोट, हो सकता है आगे चलकर जो है वो उनका प्राइस बढ़े। और उसका प्राइस बढ़ा नहीं, वो 20 का 20 ही रहा। फिर मैंने नोट खर्च दिए सारे। अब मैं वहाँ पे पहुँच चुका था, ठीक है। और पहले जब मैं वहाँ पे गया था तो रोहित शेट्टी के वॉचमैन ने पहले ही बोला था, क्योंकि मेरा गूगल मैप चलता नहीं, मुझे एक ही ऑफिस का पता था, वो था रोहित शेट्टी के ऑफिस के बारे में। और उसके वॉचमैन ने पहले ही बोला था, उनके वॉचमैन ने, कि 3-4 महीने के बाद आना। अभी 3-4 महीने नहीं हुए थे, ठीक है। मैं वहाँ पे पहुँच चुका था, अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। अब और किसी का एड्रेस मुझे पता था नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से ट्राई मारते हैं, वही जो मैंने आपको बताई थी कि आमिर खान, ठीक है, उसके पास वो आदमी कैसे गया था, उसके वॉचमैन को या बावर्ची को उसने स्क्रिप्ट पकड़ाई, बोला कि अंदर ले जाओ, बस अंदर लेके रख देना, ताकि कोई पढ़ ले तो क्या पता सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। पहले भी मैं वो ट्रिक इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन उस ट्रिक का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा अब मैं आ ही चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं अपने नोट सेल करने आया था, लेकिन वो एक ही दिन में रातों रात ही उसका प्राइस डाउन हो गया। तो चलो यार, स्क्रिप्ट ही सही, ठीक है। तो मैंने ऑटो वाले को बोला कि सलमान खान के घर पे ले जाओ, क्योंकि जो पहले जब मैं गया था तो ऑटो वाले ने बोला था कि आंखें बंद करके भी कोई भी ऑटो वाला छोड़ के आएगा उधर, सभी को पता है कि सलमान खान कहाँ पे रहता है, ठीक है। मैं चला गया। अब जब मैं चला गया वहाँ पे, तो मैंने वही बोला जो मैंने पहले बोला था कि स्क्रिप्ट अंदर पहुँचा दो। उन्होंने बोला नहीं, स्क्रिप्ट अंदर लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैंने बोला कि स्क्रिप्ट अंदर ले जाके रख दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं जम्मू से आया हूँ, ठीक है। वैसे मैं स्क्रिप्ट देने तो नहीं आया था, मैं अपने काम से आया था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने नोट भी कलेक्ट करता हूँ मैं, ओल्ड कॉइन्स और ओल्ड नोट। तो जहाँ पे कॉइन एग्जीबिशन होती है और उसमें कॉइन जो होते हैं वो भी ख़रीदे जाते हैं और नोट भी ख़रीदे जाते हैं। और जो नोट मैं सेल करने आया था उसकी कीमत 5,000 थी, लेकिन रातों रात उसकी कीमत 20 रुपये हो गई। तो उस वजह से मेरा जहाँ पे आना जो है वो कुछ मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक मेरी हेल्प कर दोगे, जो स्क्रिप्ट अंदर पहुँचा दोगे तुम, तो तुम्हारा क्या ही जाएगा, सिर्फ स्क्रिप्ट ही अंदर लेके जाना है। तो जो एक और वॉचमैन था जो पहले वाला था, वो तो अब निकल चुका था, उसको जहाँ तो जॉब से निकाल दिया था, जहाँ तो उसने खुद ही जॉब छोड़ दी थी शायद। लेकिन जो नए वाला था वो नहीं मान रहा था, लेकिन उसके पास एक और वॉचमैन था, वो कह रहा था यार स्क्रिप्ट ही तो पहुँचानी है, रख दे, अंदर रख देंगे, बोलेंगे कोई आया था तो रख देंगे, अगर सर को टाइम होगा तो पढ़ लेंगे। बोला नहीं नहीं, स्क्रिप्ट अंदर नहीं पहुँचा सकते। तो मैंने बोला सर इतनी दूर से आया हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि इस सामने जाओ, थोड़ा सा आगे चलो, आगे शाहरुख खान का वो है, घर है, तो वहाँ पर स्क्रिप्ट पहुँचा दो। वहाँ पे क्या पता वॉचमैन लो कर दे, लेकिन हमें पहले से ही बोला हुआ है कि कोई भी स्क्रिप्ट लेके आए या कुछ भी लेके आए तो अंदर कोई भी चीज़ अंदर ले जाना मना है। मैंने सोचा वो आया हुआ हूँ तो चलो जो थोड़ा सा चल लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं चला, चलने के साथ ही वहीं पर, मतलब वहीं से थोड़ी सी दूरी पर था मन्नत, वहाँ पे गया मैं। और वहाँ पर भी जो वॉचमैन खड़ा था एक, उसको मैंने बोला कि भाई बड़ी दूर से आया, मैं जम्मू से आया हूँ, तो ऐसे ऐसे करके आया था, काम मेरा बना नहीं, पर मैं स्क्रिप्ट अपने साथ ही रखता हूँ हमेशा, जब भी मैं मुंबई में आता हूँ, तो अंदर पहुँचा दो स्क्रिप्ट। तो अगर उनको अच्छी लगेगी
तो कहानी बना देंगे यार, तो अगर नहीं लगेगी तो नहीं सही। उसने बोला आप स्पीड पोस्ट कर दो। मैंने बोला यार मैं घर के बाहर खड़ा हूँ तेरे सामने, ठीक है, मैं किसी काम के लिए आया था, वो काम हो नहीं सका मेरा, तो भाई तू पहुंचा दे स्क्रिप्ट अंदर, ठीक है। स्पीड पोस्ट यार मैं इतनी दूर, ठीक है ना, इतनी दूर से आया हूँ भाई मैं, अब स्पीड पोस्ट कहाँ कहाँ से करूँगा मैं, पहुंचा दे। कह रहा नहीं आप स्पीड पोस्ट कर दो। मैंने बोला यार गेट के बाहर खड़ा हूँ तेरे सामने, पकड़ो अंदर ले जाओ यार, स्पीड पोस्ट। मैं अब जब मैं खुद ही आ गया हूँ तो स्पीड पोस्ट करने की क्या ज़रूरत है, यही सामने तो है उनका घर, मुझे को पोस्टमैन समझ लो, मैंने तुम्हें दे दिया, अंदर पकड़ा देना, मैं एड्रेस लिख देता हूँ अपना। कह रहा नहीं नहीं आप स्पीड पोस्ट कर दो, अंदर कोई भी चीज़ ले जाने की मनाही है, आप जाओ तो उनके ऑफिस में लेके जाओ, जाओ तो स्पीड पोस्ट कर दो। तो मैंने बोला भाई मेरा गूगल मैप चलता नहीं है, और जहाँ पर जितने भी ऑटो वाले हैं या जो भी है, ऑटो वाला हो गया, कैब वाला हो गया, सब बाहर के हैं, और सभी को गूगल मैप देखे ही चलते हैं वो। और जब मैं वहाँ पे बैठा होता हूँ उनकी कैब में, तो ना मेरा गूगल मैप चलता है ना उनका गूगल मैप चलता है, तो हमें ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है ऑफिस। अभी जो किसी ने बताया कि ये उनका घर है तो पहुँचा दे यार, कह रहा नहीं नहीं हमें परमिशन नहीं है, आप स्पीड पोस्ट कर दो। लो मतलब मैं वहाँ पहुँचा स्पीड, तो फिर मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया। मैंने बोला चल यार मैं, तू कह रहा है तो मैं स्पीड पोस्ट कर दूंगा। तो मैंने वही स्क्रिप्ट जो है वो स्पीड पोस्ट कर दी। उसके बाद उसका कोई रिप्लाई आया तो नहीं वैसे, पर मैंने स्पीड पोस्ट की हुई है, ठीक है। तो ये था, ठीक है, और फिर मैं वापस आ गया। तो ऐसे ऐसे किस्से, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। अब पता नहीं यार किस्मत को क्या मंजूर है, लेकिन चलते जा रहे हैं यार। कहीं सुना है मैंने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हर चीज़ बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते जा रहे हैं। और फिर वही यूट्यूब वाले बंदे की मुझे याद आया कि भाई तुम्हारी स्क्रिप्ट ने किसी को चुन लिया हुआ है, तो जिसके पास तुम जाओगे वो सिलेक्ट नहीं करेगा, स्क्रिप्ट तुम्हें जिसके पास ले जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रिप्ट मुझे खुद बोलेगी कि भाई इसके पास ले जा, नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ के सिलेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई इस पे मैं फिल्म बनाऊंगा। बस ये सोच लो कि वो उस बंदे को ही स्क्रिप्ट ने सेलेक्ट किया है जो तेरी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेगा, बस तब तक कोशिश करते रहो। अब मेरी स्टोरेज फुल हो जाती है और बार बार अपने आप ही रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो थोड़ा बीच में होएगा, ठीक है, हो सकता है कोई वर्ड मेरा 2 बार हो जाए, जो भी है, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं काटूँ यार। तो जब भी ये बंद होता मैं फिर से रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी मुझे पढ़ाई भी करनी होती है और साथ में ब्लॉग भी बनाना होता है। तो अब एडिट वगैरह तो करता ही हूँ फिर भी मैं, पर फिर भी यार इतना, ठीक है, और इतना मतलब भी चल नहीं रहा है, पर यूट्यूब भी चलेगा, इसकी भी मैं कहानी बताऊंगा। पर फिलहाल तो अभी जो जो मुझे याद आ रहा है और जो मुझे लग रहा है कि मज़ेदार किस्सा है मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड जो मेरे साथ हुआ था, वो शेयर करना चाहिए, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो शेयर करते रहो यार, शेयर करने से क्या होगा, आपको अपना किस्सा याद रहेगा। कल को अगर आपने, क्योंकि आप राइटर हैं, फिल्म बनानी होगी तो आप अपने किस्से पे भी बना सकते हैं, और वीडियो बनी होगी तो कोई कर नहीं सकता कुछ भी, ठीक है, आपके पास आपका प्रूफ होएगा। तो आपको पता होगा कि मैंने कहानी रिकॉर्ड की हुई है अपनी, ये देखो भाई इतनी तारीख को की थी रिकॉर्ड, ठीक है। हाँ पहले हो सकता है किसी ने आपको कुछ चोरी किया हो, आपके पास फुल फुल प्रूफ था, लेकिन आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप उसकी मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट हुए थे, तो आपने गुरु दक्षिणा के रूप में उसको दे दी, नहीं तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आपने नहीं की, वो अलग बात है। लेकिन अभी रिकॉर्ड कीजिए ताकि कोई भी आपका कुछ भी चुरा ना सके, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आपने डाला होगा और कोई अगर आपका चुरा के कर भी देता है तो आपके बाद ही करेगा ना, पहले नहीं करेगा। आपके पास जो रिकॉर्डिंग होगी यूट्यूब पे डेट टाइम उस पर लिखा होगा, और आप जाके उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा कंटेंट था और ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। बस यूट्यूब पे डालिए अपनी कोई भी क्रिएटिविटी, और कोई भी नहीं चुरा सकता, आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा, आपका एक टाइम आ जाएगा। पहले तो यूट्यूब पहले ही आपका वो लोगो डाल देगा, तो कोई कर नहीं सकता, और आप तक वो वीडियो घूम के आती है तो आपका टाइम पहले होगा उससे, क्योंकि आपने पहले डाला है। तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ आपको आता हो बेझिझक होकर यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए उसे, ठीक है।
जब भी समय मिले, क्योंकि अब आपके पास समय है वीडियो बनाने का तो बनाइए। और जब आपके पास पैसा आएगा तो आप ऐड भी चला सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आपके पास अभी पैसा नहीं है, आप ऐड नहीं चला पाएंगे तो वीडियो डाल के क्या फ़ायदा। अभी आपके पास टाइम है तो वीडियो डालिए, ठीक है। जब आपके पास पैसा आएगा उस हो सकता है उस वक्त आपके पास टाइम ना हो। ये भी मैंने यूट्यूब पे एक बंदे की वीडियो सुनी थी तो मैंने तब से वीडियो बनाना शुरू की, ठीक है। तो अगर कोई भी फंबल बच जाता है इसमें, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ, तो कोई भी कुछ भी होता है तो इग्नोर कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे मैं इसमें भी एक्सपर्ट हो जाऊँगा, फिर मैं कोई गलती करूँगा ही नहीं। और ये क्या था, वीडियो बनाते बनाते वीडियो अपने आप ही बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये है। तो अब आगे चलेंगे और फिर आगे भी बताऊँगा कि मैंने किस किस को कॉल किया था, किसी ने उठा। हाँ, अभी जो मैंने आपको बोला था कि मैंने सेलिब्रिटियों के नंबर लिए थे, ठीक है। जो मैंने एक बुक खरीदी है डायरेक्टरी, और मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते हैं वो कॉल नहीं उठाते हैं, और अभी तक किसी भी बड़े प्रोड्यूसर ने मेरा कॉल नहीं उठाया है। जो छोटे प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरा कॉल उठाया हुआ है, और उनको कहानी पसंद भी आई थी। लेकिन जो बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने अभी तक कॉल नहीं उठाया। तो मैं शुरुआत से ही फिर से कॉल कर रहा हूँ, तो मैं वो अपडेट भी देता रहूँगा कि मैंने किस किस को कॉल किया, किसी ने उठाया या नहीं उठाया, वो मैं आगे बताऊँगा। क्योंकि अब मैं फिर से मैंने शुरू से ही किया है, क्योंकि चैट जीपीटी ने बताया था कि अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कॉल नहीं उठाता है तो उनका बिजी शेड्यूल होता है, तो कई बार उनके पास टाइम नहीं होता है। एक तो प्रोफेशनल कॉल करो, ठीक है। प्रोफेशनल यूज़ के लिए दी हुई है तो पर्सनल यूज़ के लिए नंबर को मत यूज़ करो, ठीक है। ऑफिस टाइम पे ही कॉल करो, और वो मैं ऑफिस टाइम पे ही कॉल करता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर फ़ोन नहीं उठाता है तो बार बार कॉल ना करें, सीधा अगले प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कॉल करें। और उसको ऐसे करते करते जब सारे नंबर ख़त्म हो जाएंगे, 2-3 महीने हो जाएंगे, फिर 2-3 महीने के बाद फिर से उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कॉल कर सकते हो। थोड़ा गैप बना के रखो। तो मैं उसी तरीके से चल चल रहा हूँ अभी। तो स्ट्रगल में ऐसा ही होता है, कॉल करेंगे। अब मैं भी मेरे पास, मैं अभी कुछ करता नहीं हूँ पर फिर भी काफ़ी बिजी शेड्यूल है मेरा, ठीक है। क्योंकि मैंने पढ़ाई भी करनी होती है, मैंने स्क्रिप्ट भी बनानी होती है, मैंने राइटिंग भी करनी होती है, ठीक है। कभी कभी मैं कहीं पे लग भी जाता हूँ, जैसे शॉप पे जहाँ जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ, किसी फैक्ट्री में, क्योंकि मैंने मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स भी किया हुआ है। अभी फ़िलहाल मेरी जॉब लगी नहीं है। एक जगह मैं सेलेक्ट हुआ था, उसने बोला था कि 1-2 महीने है और शॉप का काम चल रहा है, फिर रख दूँगा तुम्हें, फिर तुम्हारी वैकेंसी है नहीं, तो अगर तुम काम करना चाहो अपने नीचे वाली वैकेंसी पे। तो मैंने बोला मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो थोड़ी देर अगर आप नीचे वाली वैकेंसी पे भी रखते हैं पर कुछ मतलब मुझे इतनी पे मिल जाए कि मेरा सर्कल भी चल जाए, और मैं प्रोफेशनल हूँ, मतलब इसमें तो मेडिकल में तो प्रोफेशनल हूँ ही, मैं एक राइटर भी हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे भी खर्च कर सकूँ, ऐसी कोई पे हो अगर आपके पास तो। और फिर उसके बाद उसका कॉल नहीं आया जहाँ, तो वो मुझे इतनी ज़्यादा पे दे नहीं सकता। मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं मांगा था, मैंने एक हिसाब का मांगा था कि ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे कुछ बचे ही ना, तो मुझे बचत तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो फिर उसके बाद उसका कॉल आया नहीं। वो मेरी भूजी की लड़की थी, बुआ की लड़की, उन्होंने मुझे बोला था वहाँ जाने के लिए, गया पर उस बंदे का कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने बुआ की लड़की को भी बोला कि उनका कोई कॉल नहीं आया। वो एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल था, आई हॉस्पिटल, और वहाँ से कोई कॉल आया नहीं मुझे। चलो ठीक है, अब देखते हैं। अभी इनको भी कॉल कर रहा हूँ, और भी प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगी जॉब। और अभी थोड़ी तैयारी भी कर रहा हूँ मैं। अभी थोड़ा जो खाली टाइम बचा है, जब तक जॉब नहीं लग रही है तब तक प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं अगर मैं लग जाऊँगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, कोई हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। लेकिन अभी मेरे पास खुला टाइम है तो मैं उन्हें कॉल कर सकता हूँ। और कॉल करके ये नहीं है कि वो उसी वक्त सेलेक्ट कर लेंगे, वो नहीं है। कॉल करके पहले तो वो पढ़ेंगे, अगर उनको अच्छी लगती है तो उनसे अपॉइंटमेंट मांगूंगा कि मैं पूरी कहानी कब आपको आके सुना सकता हूँ। फिर वो सुनेंगे और फिर वो सिलेक्ट करेंगे कहानी। अगर सेलेक्ट की तो ठीक है, नहीं की तो वो फिर आगे उनका होगा। पर अभी तक मैं किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिल नहीं सका कि उनको कहानी सुना सकूँ। अभी तो मेरी यही स्ट्रगल चल रही है कि
कोई पढ़ ले मेरी कहानी बस, पर अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं है। तो मैं कोशिश करता जा रहा हूँ, क्योंकि यार कोशिश तो इंसान कर ही सकता है, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो एंड में उनको सक्सेस मिलती है, मतलब ज़्यादा एंड में नहीं, पर फिर भी थोड़ा मतलब मिल ही जाती है। जितना मर्जी स्ट्रगल करें, कभी ना कभी वो सिलेक्ट हो ही जाते हैं। इसलिए मैं अपने इस एज पे पहुंच के भी स्ट्रगल करते जा रहा हूँ, चाहे वो प्राइवेट जॉब के लिए हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, चाहे वो जो मैं अभी राइटर बना हूँ चाहे इसके लिए हो। तो मेरी स्ट्रगल चल रही है, और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मैं कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाऊँगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद ही मूवी बना लेता, ठीक है। जैसे कहीं कहते हैं कि बना के लाओ, तो मैंने बोला मैं इतने पैसे हों तो मैं खुद ही बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। मैं तुम लोगों के पास स्क्रिप्ट लेके आऊँ क्यों, अगर मेरे पास पैसे हों तो। मतलब मूवी बनाने के लिए ऐसे तो सभी के पास कुछ ना कुछ पैसे तो होते ही हैं, लेकिन मूवी बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है भाई, करोड़ों लग जाते हैं एक मूवी को बनाने के लिए। परमिशन लेनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। कुछ पैसा ब्रांड से मिल जाता है, लेकिन कुछ पैसा रिलीज़ के बाद अगर फिल्म हिट हुई तो मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलता है। और काफ़ी परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आपके पास पैसा होना भी बड़ा ज़रूरी होता है यार, तभी मूवी बनती है, नहीं तो नहीं बनती। तो ये कुछ यादें थी जो याद आई तो बता दी, और फिर से कल अगर मुझे याद आएगी तो मैं बता दूंगा भाई, क्योंकि अभी मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ तो कुछ करना ही पड़ेगा बीच में। तो मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ कुछ हुआ था, तो वो मैं बोल देता हूँ, बता देता हूँ, जो कि बताना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है। और मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि भाई कि कोई कुछ बन गया है अब उसके पास कोई स्ट्रगलर नहीं जा सकता। तो स्ट्रगलर जाते हैं, ठीक है। जो एक्टर होते हैं वो भी तो कभी ना कभी स्ट्रगलर थे। तो उनको क्या करना चाहिए, अपने घर के बाहर जो वॉचमैन होता है, ठीक है, उसको अपना ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस दे के रखना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर कोई उनके पास आता है, ठीक है, कि मैं एक स्ट्रगलर हूँ और मुझे स्क्रिप्ट पहुँचानी है, तो वो उन्हें उनके ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस दे सकें कि ये भाई उनके ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, ठीक है। और तुम जाओ वहाँ पर और वहाँ पे जाके अपनी स्क्रिप्ट को सबमिट कर दो, ठीक है। ना या तो अपने घर के अंदर ही कोई ऐसा कुछ रखना चाहिए, क्योंकि पता कि आप सेलिब्रिटी हैं भाई, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो कोई ना कोई राइटर नया तो आएगा ही। क्योंकि आप भी तो पैदा तो नहीं हुए थे मुंह में चांदी का चम्मच लेके, आपने भी तो कभी ना कभी स्ट्रगल किया है। मतलब जिन लोगों के पास मैंने गया हूँ, उनके मम्मी पापा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे, तो उन्होंने भी स्ट्रगल की है, उनको तो समझना चाहिए कि जो नए राइटर हैं, नए एक्टर हैं, वो भी तो उन्हीं की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके बारे में सोचना चाहिए उनको। तो उन्हें अपने घर पे ही पोस्ट ऑफिस का कुछ रखना चाहिए कि अगर कोई स्ट्रगलर आता है तो वो अपनी स्क्रिप्ट उसमें डाल सके, ताकि उसको थोड़ी सी छोटी हो जाए कि चल भाई मेरी चीज़ कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ऐसा है। या तो प्रॉपर एड्रेस दे के रखिए बॉसमैन को, ताकि कोई अगर आए तो वो ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस दे दे कि भाई ये ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस है। तो किसी भी टैक्सी वाले या ऑटो वाले के पास जाओ, गूगल मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको जब प्रॉपर एड्रेस दे दो तुम पहुंच जाओगे। तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक दिन आप भी स्ट्रगलर थे, आपको भी किसी ने कोई एड्रेस दिया होगा तो आप कहीं पहुँचे। आप कहीं पहुँचे तो आपको काम मिला। अगर आप कहीं पहुँचते ही नहीं तो आपको काम कैसे मिलता। तो ऐसा है। अब इसके पीछे दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि वो एड्रेस इसलिए नहीं देते, शायद आउटसाइडर को काम मिलता ही नहीं है। और दूसरी बात, काम मिलता है लेकिन वो अभी बन चुके हैं, तो वो सोचते हैं कि कोई और ना आए, अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। यार क्या बताऊँ, ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि जैसे हमारे जहाँ पे होता है कि अगर किसी ने कोई शॉप खोली हो, ठीक है, दूसरा बंदा है कि बता ना भाई तूने शॉप कैसे खोली, तो वो नहीं बताता है कि कहीं ये शॉप ना खोल दे। तो उसके बाद ऐसा हो जाता है, उन्हें बनने के बाद वो सोचते हैं कि कोई नए बंदे आ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा यार। जब ऐसा कोई चक्कर होता है कि वो नहीं बताते, पता नहीं भाई अब क्या है क्या नहीं, पर यही है, थोड़ा किस्मत का भी होता है। पर यार देखो, मेरे को ना ऑफिस का ड्रेस मिल नहीं पा रहा था, ठीक है। और कोई भी
ऑटो वाला या कोई भी मुझे उस जगह पे लेके जा नहीं पा रहा था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कहाँ जाना है, सभी बाहर के हैं, टैक्सी ड्राइवर बाहर के, पहले ही बताया मैंने। तो ये चक्कर था, कोई मुझे प्रॉपर एड्रेस देता ना तो मैं पहुँच जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जहाँ जहाँ गया था तो सभी सेलिब्रिटी को, अपने वॉचमैन को एक ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस देख के रखना चाहिए, ताकि अगर कोई स्ट्रगल आ जाए वहाँ पे तो उसको वो प्रॉपर एड्रेस लिख के दे दें कि ये भाई इधर चले जाओ और जहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट दे देना। क्योंकि कोई बंदा इतनी दूर से आया होता है यार, उसको क्या है कि एक स्क्रिप्ट आप तक पहुँच जाए तो उसको थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी भाई। उसके बाद में आप सेलेक्ट करो नहीं करो वो आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा है भाई, ठीक है। पहले मैं सोचता था कि सिलेक्ट नहीं करते, पर अभी मेरा नज़रिया बदल चुका है। मेरा ये नज़रिया है कि मेरे पास अगर 20 रुपये हैं तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं कुछ ख़रीदूँ कि नहीं ख़रीदूँ। मेरा मन करेगा ख़रीदूँगा, नहीं करेगा नहीं ख़रीदूँगा। वैसे ही वो हैं, उनके पास पैसा है, उनकी मर्ज़ी है भाई, स्क्रिप्ट ख़रीदे नहीं ख़रीदे। लेकिन कम से कम अगर आपने एड्रेस दे के रखा होगा तो बंदे का उस एड्रेस पे, वो प्रॉपर एड्रेस पे बंदा पहुंच जाएगा प्रॉपर से। उसकी स्क्रिप्ट जब कहीं पहुंच जाएगी तो उसको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि भाई मेरी स्क्रिप्ट पहुंच गई है, ठीक है, और वो मज़े के साथ घर पे आ जाएगा। लेकिन जब उसे एड्रेस ही नहीं मिलेगा, पहुंचेगी नहीं कहीं पे, तो फिर पर ठीक है, इसी को तो स्ट्रगल कहते हैं फिर। मेरे को भी नहीं पता था, पर धीरे धीरे फिर मुझे सारे एड्रेस पता चलने लगे, मेरे पास जरिए बनते रहे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा। पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कौन कहाँ पे रहता है, किसका क्या नंबर है, और स्क्रिप्ट क्या होती है सिप्नोसिस क्या होता है, ठीक है, स्क्रीन प्ले क्या होता है। पर धीरे धीरे जैसे मैं बढ़ता गया वैसे वैसे मुझे पता चलता रहा, और पता चलता गया, और स्क्रिप्ट क्या होती है सब कुछ बनाया मैंने, रजिस्टर कहाँ पे करते हैं, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का कार्ड बनाया, सब कुछ किया धीरे धीरे। और मैं धीरे धीरे अपग्रेड होता जा रहा हूँ, ठीक है, और आइडियाज़ आ रहे हैं और लिख रहा हूँ। यही नहीं है कि उसी के पीछे पड़ा हूँ, नहीं, और भी लिख रहा हूँ मैं। पर मेरा यही है कि जो पहली है वो किसी के थ्रू पहुँचे, ठीक है, कोई पढ़े, वो मेरे सामने बताए कि भाई उसमें क्या गलती है या सेलेक्ट करनी है नहीं करनी है, ताकि मैं दूसरी भी किसी को सुनाने चाहूँ। अब पहली का ही कोई जवाब नहीं आ रहा तो फिर दूसरी, यही चक्कर होता ना, फिर पहली का कोई जवाब नहीं आ रहा, ठीक है, और पता ही नहीं किसी ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, तो फिर आपके अंदर हिम्मत नहीं होती कि मैं दूसरी अपनी फ़िल्म लेके जाऊँ। तो बस इसका जवाब आ जाए, रोज़ माथा टेकता हूँ शिव जी को कि चलो कहीं सेलेक्ट करवा दो मेरी स्टोरी। अब देखते हैं भाई सेलेक्ट होती है नहीं होती है। तो मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं ऐसे शो बनाऊँ, है ना, उसमें मैं बताऊँ कि ये देखो भाई मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। अब अगली वीडियो में आपको पता चलेगा जब सेलेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो आज यूट्यूब की वजह से मेरी वो इच्छा पूरी हो गई कि मैं वीडियो बना सकता हूँ। वो बात अलग है कि इसमें ऐड देनी पड़ती है तभी लोगों तक पहुँचेगी, और चल मेरी तमन्ना पूरी बोला बीच बीच में फंबल बजते हैं, पूरी होगी तो चलो किसी ना किसी के पास तो पहुँचेगी भाई कहानी, और किसी ना किसी के पास तो मेरी ये वीडियो पहुँचेगी। और जब ऐड के पैसे होंगे तब देख लेंगे, ऐड भी दे देंगे भाई, ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ कि अगर आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं या कौन से भी हैं, उस पर ऐड डालें अपनी वीडियो पे, ठीक है, चाहे कुछ लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐड डालें, पर डालें, क्योंकि अगर आप ऐड नहीं डालेंगे तो आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल याद रखिए